नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया गया था। इसको लेकर कई दिनों से अटकलें भी चल रही थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। हम आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले भी प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगी थी। तब राहुल गांधी से मुलाकात की बात भी सामने आई थी, लेकिन एक बार फिर अब रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का ऑफर ठुकराया, वो अब कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। तो प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन और उनसे चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया और उन्हें पार्टी में तय जिम्मेदारी के साथ शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने इनकार कर दिया। हम उनकी कोशिशों और उनकी सलाह की सराहना करते हैं। रणदीप सुरजेवाला प्रवक्ता है कांग्रेस के। आशीष कुमार सिंह ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आशीष, इस खबर के क्या मायने निकाले जाए? प्रशांत किशोर जो चाहते थे कांग्रेस में, जो भूमिका वो उनको नहीं मिली, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया, या कांग्रेस में जो एक ग्रुप है जो प्रशांत किशोर के खिलाफ था वो ज्यादा हावी रहा? देखिए शोभना, लगता तो प्रायः ऐसा यही है कि जो रेजिस्टेंस कांग्रेस के कुछ नेताओं से झेलना पड़ रहा था प्रशांत किशोर को, जिसकी वजह से पिछली बार भी जब चर्चा हुई थी कि वो पार्टी में शामिल होंगे, संभव है वो नेता प्रिवेल करे हैं। लेकिन सोर्सेज इस बात से भी डिनाई नहीं करते कि प्रशांत किशोर भी जिस तरह की फ्रीडम चाह रहे थे उसको लेकर के एकमत नहीं हो पाई थी कांग्रेस। हालांकि 8-10 दिन लगातार उन्होंने सोनिया गांधी के यहाँ मुलाकातें की थी, तमाम सीनियर लीडर्स से प्रेजेंटेशन दिए थे, लेकिन ये बड़ी खबर है कि खुद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने उनको डिफाइंड भूमिका लेने की, यानी कि कोई अहम जिम्मेदारी उनको ऑफर की गई थी जिसके मार्फत वो पार्टी में शामिल हो जाएं, इसका उनको न्योता दिया गया था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया है। अभी इस बात पर एम्बिग्विटी है कि वो सलाहकार की भूमिका निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, लेकिन जो ट्वीट का टोन है रणदीप सुरजेवाला का और जो आखिरी लाइन जिस तरह से उन्होंने धन्यवाद दिया उनके सलाह के लिए, उससे लगता है कि भविष्य में प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी संभव है कि एक साथ काम करते हुए नजर ना आए, और यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने पार्टी में औपचारिक तौर पर कोई पद लेने से इनकार कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। और पीके ने कांग्रेस से किनारा कर लिया, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से प्रशांत किशोर और कांग्रेस के मिलन की चर्चा खूब चल रही थी। इस दौरान पीके को लेकर कांग्रेस में राय बटी हुई नजर आई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस के लिए जरूरी बताया, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रशांत किशोर को कोई भाव नहीं दिया। हम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे कि प्रशांत किशोर आएगा नहीं आएगा। हम तो 6 महीने से लगे हैं, तैयारी हो रही है, और आज के दिन राजनीति बहुत स्थानीय है, ये आप समझ जाइए। पहले राजनीति इतनी स्थानीय नहीं होती थी जो आज के समय स्थानीय राजनीति। प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर कि भाई 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो मोदी जी के साथ थे, एनडी के साथ थे, फिर वो नीतीश के साथ गए, कभी वो पंजाब में गए, कांग्रेस के साथ गए। तो ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका अपने में। कई एजेंसी और भी है, उनसे भी संपर्क होते रहते हैं, परंतु क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम, पीके का नाम बड़ा हो गया, इसलिए आप लोगों के लिए न्यूज़ है। हर व्यक्ति का अनुभव काम लेना चाहिए, विपक्ष को भी, बल्कि सत्ता वाली पार्टी भी काम लेती है अपने तरीके से। तो ये कोई बहुत ऐसा नहीं पहली बार ही हो रहा है। हम लोग भी लगातार जो ऐसी एजेंसियां हैं या जो ऐसे एक्सपर्ट हैं उनकी राय लेते रहते हैं। तो पीके का नाम बड़ा हो गया तो वो चर्चा में आ गया, बस इतना। तो प्रशांत किशोर अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं होंगे, कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। इसी को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से। जैनेंद्र, क्या सुगबुगाहट, क्या चर्चा, क्या निकल कर बाहर आ रहा है? क्या वजह रही कि प्रशांत किशोर ने यह ऑफर ठुकराया, या फिर कांग्रेस ने उनको इज्जतदार जो पोस्ट है वो नहीं ऑफर की? क्या वजह? देखिए, ये तो प्रशांत किशोर को साफ करना पड़ेगा कि उनके मन में क्या था और वो कांग्रेस से क्या अपेक्षा कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया कांग्रेस में शामिल होने से। क्योंकि कांग्रेस के खेमे में माहौल यही बन रहा था कि प्रशांत किशोर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। जिस तरह पहले उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की, उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया, और फिर उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई। उनके प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सोनिया गांधी ने 8 सदस्यों की, 8 सीनियर लीडर्स की एक महत्वपूर्ण कमेटी बनाई, जिन्होंने
होने की तकरीबन 3-4 दिन गहरे मंथन के बाद एक रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी और सोनिया गांधी ने तय किया कि एक एक्शन ग्रुप बनाया जाए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। उसी एक्शन ग्रुप में शामिल होने का न्योता प्रशांत किशोर को भी दिया गया और उनसे पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया। यह कहना है रणदीप सुरजेवाला का, जो पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने कह दिया है कि प्रशांत किशोर ने मना कर दिया। इसकी क्या वजह रही, जाहिर सी बात है पीके की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है उसका इंतजार रहेगा। अगर शोभना आपके पास समय हो तो पार्टी में कई ऐसे नेता थे जो पीके की एंट्री और पीके के प्रेजेंटेशन पर आपत्ति जता रहे थे। उन्हीं में से एक जगदीश शर्मा खुल करके खिलाफत कर रहे थे प्रशांत किशोर के आने की। तो आप तो खुश होंगे, साफ हो गया कि अब पीके शामिल नहीं हो रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं हाईकमान को धन्यवाद देता हूं कि कार्यकर्ताओं की भावना को समझा। ये पार्टी इतिहास है, किसका इतिहास है, राजीव गांधी की शहादत, इंदिरा गांधी की शहादत, क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में दे देंगे? पार्टी तो न्योता भेज रही थी, इनकार तो पीके ने किया। कौन लोग है पर्दे के पीछे? हाईकमान को भी सोचना पड़ेगा। इनकार पीके की मजबूरी है करना, पैसे दे के पार्टी थोड़ी चलानी थी। हम करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए काम करने। पीके का सहारा भी नहीं बचा तो अब कांग्रेस कैसे आगे तैयारी करेगी? भाई हाईकमान से प्रार्थना करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जिम्मेदारी दें, कांग्रेस फिर आए। ठीक है, तो देखिए अब इंतजार रहेगा कि कांग्रेस ने अब पीके की सुझाव के लिए एक एक्शन कमेटी बनाई थी कि पीके के साथ है 2024 के लिए एक एक्शन ग्रुप बनाया जाएगा। अब पीके ने मना कर दिया। देखना है कि उस एक्शन ग्रुप का क्या होगा, जो बनाया ही इसीलिए गया। जैनेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि प्रशांत किशोर का भी ट्वीट अब सामने आ गया है, वो दिखाना भी जरूरी है। और जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आया, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, उन्होंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। सोनिया गांधी ने पीके को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था। अब कांग्रेस नहीं ज्वाइन करेंगे। प्रशांत किशोर जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, 2014 में मोदी का साथ दे चुके हैं, बिहार में नीतीश कुमार का साथ दे चुके हैं और जिसे कहा जाए कि बंगाल में ममता बनर्जी का साथ दे चुके हैं। तो एक सफल रणनीतिकार के रूप में उनको माना जाता है और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में वो शामिल होंगे और जो एक्शन ग्रुप बन रहा है उसमें कुछ कमाल वो करेंगे। जैनेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जैनेंद्र, इसको किसका नुकसान माना जाए, पीके का या कांग्रेस का? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि किसका नुकसान है, लेकिन प्रशांत किशोर एक अपने लिए राष्ट्रीय भूमिका चाह रहे थे और कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म की तरह कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो अब पीके के पास कोई राष्ट्रीय ऑप्शन तो नहीं है। जाहिर सी बात है बीजेपी के साथ उनकी बातचीत नहीं चल रही थी, कांग्रेस के साथ बातचीत टूट गई है। हालांकि अभी भी वो तेलंगाना राष्ट्र समिति, टीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी ऐसी पार्टियों के लिए उनकी कंपनी आईपैक काम कर रही है और उनके बड़े अच्छे रिश्ते भी हैं ममता बनर्जी से और केसीआर से। तो क्या पीके किसी क्षेत्रीय पार्टी के लिए काम करेंगे? क्या आम आदमी पार्टी, जिसके लिए वो दिल्ली में काम कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी की अब एक से ज्यादा राज्यों में सरकार है, तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने के मोर्चे पर काम करेंगे? तो इंतजार रहेगा। लेकिन जैनेंद्र, आप एकदम ठीक कह रहे हैं और हमारे पास जी जैनेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी को एक राष्ट्रीय राजनीति में आने के सहारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, जो अब नहीं हो पाया। लेकिन क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस के लिए किसी स्ट्रेटेजिक ग्रुप में, सलाहकार ग्रुप में कुछ इस तरीके की भूमिका में हम देख सकते हैं प्रशांत किशोर को आने वाले समय में? और देखिए, राजनीति में तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। हमने देखा कि पिछले साल के मध्य में प्रशांत किशोर की एक राउंड की बातचीत कांग्रेस से हो चुकी थी, कांग्रेस हाईकमांड से, और तब भी भूमिका बनी थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन वो बातचीत टूट गई थी और राउंड 2 जो है वो पिछले कुछ हफ्तों से शुरू हुआ था, जिसको लेकर बहुत गंभीरता दिखाई जा रही थी। 8 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, जिसके बाद लगभग तय था कि प्रशांत किशोर शामिल होने जा रहे हैं, हो सकते हैं। जिस तरीके की बयानबाजी प्रशांत किशोर करते रहे हैं जैनेंद्र, की कांग्रेस को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, इसके भी बहुत मायने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा प्रशांत किशोर को लेकर मैं फिर आपका रुख करूंगी। आगे बढ़ते हैं। 2 दिन पहले 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद के लिए जम्मू के पल्ली गांव गए थे। पीएम को दौरे से कुछ घंटे पहले सुबह 4:45 बजे पल्ली गांव से 7-8 किलोमीटर दूर एक धमाका हुआ था। अब बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि इसी धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा है कि इस धमाके की जांच में पाकिस्तानी एंगल को भी टटोला जा रहा है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि कहीं ये विस्फोट पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन से गिराए गए विस्फोटकों से तो नहीं हुआ है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि खेत में करीब 1.5 फुट गहरा गड्ढा हो गया और इस धमाके से 50 मीटर दूर एक घर को काफी नुकसान भी पहुंचा था। तो अब दिलबाग सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में डीजीपी हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की भूमिका की जांच की जा रही है। अपने टीवी स्क्रीन पर जो ये गड्ढा देख रहे हैं, ये
24 अप्रैल 2022 को उस समय हुआ जब सुबह करीब 4:45 बजे जम्मू के बिश्ना इलाके के ललियाना गांव में एक धमाका हुआ। ये धमाका इतना ज़बरदस्त था कि न केवल इस धमाके के बाद ललियाना गांव के इस खेत में खड्डा हुआ, बल्कि इस खड्डे से 50 मीटर दूर ये जो घर आप सामने देख रहे हैं, मीना देवी का घर है, इस घर में भारी नुकसान हुआ। न केवल इस घर के शीशे टूटे, बल्कि इस घर की दीवारों और छत में दरारें भी आ गई। ये धमाका इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जगह से 7 से 8 किलोमीटर दूर पल्ली गांव में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करना था राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर। उस धमाके से, उस रैली से पहले ये धमाका, हालांकि उस दिन पुलिस ने ये कहा था कि ये धमाका या तो उल्का पिंड के गिरने या फिर बिजली कड़कने से हुआ था, लेकिन अब एबीपी न्यूज़ से जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने ये कहा है कि इस धमाके की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और अब जो एजेंसियां हैं वो इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं ये धमाका ड्रोन द्वारा पाकिस्तान के भेजे गए विस्फोटकों से ना हुआ हो, क्योंकि इससे पहले भी जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत कर चुका है। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस हर एक एंगल को खंगाल रही है कि ये धमाका हुआ तो हुआ कैसे, कितना बड़ा था ये धमाका और क्या हुआ था उस समय। हमारे साथ रोहित है। रोहित, 22 अप्रैल आप नहीं भूलेंगे, आप उस समय क्या कर रहे थे जब ये धमाका, और जब ये धमाका हुआ उसके बाद आपने क्या? सर हम तो सो रहे थे सब, जब धमाका हुआ तो सर हम उठ के सर बाहर देखा तो सर हमारे शीशे टूट गए थे, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, डोर सर बंद हो गया था अंदर से। तो उसके बाद सर हम बाहर निकले, बाहर देखा तो सर हमें कुछ भी नहीं मिला, कोई आदमी उदमी कुछ नहीं दिखा सर। जब हम खेत के पास आए तो सर यहाँ पे काफ़ी मिट्टी मुट्टी बिखरी हुई थी, तो खड्डा निकल गया था। फिर मैंने उसी टाइम पुलिस को फ़ोन कर दिया, साहब को, कुंडल साहब को फ़ोन किया, तो यहाँ पे मौके पे पहुँच गए सर। फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई की सर, देखा दुखा कुछ नहीं मिला उनको भी सर। ये धमाके की आवाज़, क्या आप क्योंकि खुद बॉर्डर पे रहते हैं, यहाँ अक्सर फायरिंग होती है, क्या कभी ऐसी आवाज़ आपने सुनी? नहीं सर, ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी सर। जोर का धमाका, काफी जोर का सर, 3-4 कोई 7-8 गाँव ने सुना सर ये धमाका। तो पाकिस्तान को दिमाग में रखकर जांच की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था और उससे ठीक पहले इस तरीके का ब्लास्ट होना। अजय बाचलू ज्यादा जानकारी लिए हुए मुझसे जुड़ रहे हैं। अजय बाचलू, क्या अपडेट आपके पास, जांच कहां तक पहुंची, और अगर डीजीपी का इस तरीके का बयान आया है कि पाकिस्तान के एंगल से जांच की जा रही है कि कहीं ड्रोन का इस्तेमाल तो नहीं हुआ था, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि शोभना अगर ये बात सच हो जाती है जिस तरह का, क्योंकि कल मैंने खुद डीजीपी को ये पूछा था कि क्या इस जो ये जांच हो रही है इस धमाके की, क्या इसमें पाकिस्तानी एंगल को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर यहाँ ड्रॉपिंग तो नहीं की विस्फोटकों की, तो डीजीपी ने इस बात से इनकार नहीं किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस अब हर एंगल से इस विस्फोट की जाँच कर रही है। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जिस दिन ये हमला हुआ उसके 6 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री ने यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर पल्ली गांव में रैली को एड्रेस करना था। तो जैसे ही ये धमाका हुआ, हालांकि शुरुआती जांच में तो पुलिस ने कहा था कि मेटेराइट है, लेकिन अब क्योंकि इस जांच का दायरा बहुत बढ़ गया है, एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस और जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर में सक्रिय है वो लगातार उस स्थल पर जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है अजय बाचलू, जाहिर सी बात है कि कुछ गंभीर साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे हैं और उसके बाद ही इतना बड़ा बयान डीजीपी का सामने आया है। मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे और इस समय की एक और बड़ी खबर जो पाकिस्तान से आपको बता दें, जहां कराची में यूनिवर्सिटी के बाहर धमाका हुआ। ब्लास्ट कैंपस के बाहर खड़ी एक कार में हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और अन्य 2 लोग घायल हुए। गैस सिलेंडर से धमाके की आशंका जताई जा रही है। तो कैंपस के बाहर खड़ी गाड़ी में यह धमाका हुआ, 4 की मौत, 2 घायल। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस तरीके के धमाके होते रहते हैं, इस तरह के हमले होते रहते हैं, वहां तो स्कूल तक को नहीं बख्शा जाता है आतंकवादियों के द्वारा। तो अब यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर अगर इस तरीके का धमाका हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आतंकवादी के निशाने पर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मरने वालों में 3 चाइनीज यानी चाइना के नागरिक हैं। इस धमाके में जो 4 लोगों की मौत हुई है उसमें 3 लोग जो हैं वो चाइना के हैं। रेंजर्स वाले मना कर रहे और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात नोएडा की करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल पब में
बाउंसर्स की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। बिलिंग में सिर्फ 500 रुपए के लिए शुरू हुई ये बहस हाथापाई में बदल गई। आरोपी बाउंसर्स ने ब्रजेश को इतना पीटा कि उसकी इलाज से पहले ही मृत्यु हो गई। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और पब के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ब्रजेश की नौजवान है ये और 500 रुपए के लिए ये कत्ल हुआ और बाउंसर्स ने इतना मारा कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई ब्रजेश की। नोएडा के सबसे व्यस्त इलाकों में मौजूद लॉस्ट लेमन्स बार फिलहाल सवालों के घेरे में है और ये सवाल इसलिए क्योंकि कल इस पब में एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में बने लॉस्ट लेमन पब में सोमवार रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आए एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और आरोप लगा है लॉस्ट लेमन के ही स्टाफ और बाउंसर्स पर। ब्रजेश नाम का ये शख्स कल रात इसी लॉस्ट लेमन्स बार में अपने साथियों के साथ पहुंचा था। करीब 11 बजे बिल को लेकर ब्रजेश की पब के स्टाफ से कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई और उसके बाद ब्रजेश और उसके साथियों के साथ बार में मौजूद बाउंसर्स ने मारपीट की। इन बाउंसर्स को क्यों रखा जाता है? सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो भीड़ आती है, जो लोग आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उनके साथ मारपिटाई करने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होता। झगड़ा हुआ था तो पुलिस को बुलाना चाहिए था, लेकिन लगता है खुद ही मामले का निपटारा करना चाहते थे और उसकी वजह बनी एक शख्स की जान चली गई। बाउंसर्स की बेरहम पिटाई से ब्रजेश को गंभीर चोट आई। उनके साथियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ब्रजेश ने इलाज से पहले ही दम तोड़ दिया। लॉस्ट लेमन के जो बाउंसर स्टाफ है उनके ऊपर लग रहे हैं, जिन्होंने पार्टी करने आए ब्रजेश राय और उनके दोस्तों के साथ बिल को लेकर झगड़ा और कहासुनी हुई थी। पुलिस को इत्तला नहीं दी और खुद ही जो बाउंसर से उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी और मार पिटाई भी कुछ इस कदर करी कि एक शख्स की जान चली गई। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्रजेश की मौत की खबर के बाद पुलिस एक्शन में आई। 5 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी जो स्टाफ थे, स्टाफ को हम लोगों ने राउंड अप किया है। 16 लोग हमारे पास हैं और उसमें से 8-9 लोगों की इन्वॉल्वमेंट अब तक हमारे पास एविडेंस के आधार पे क्लियर हुई है। उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, पीएमओ की कार्रवाई चल रही है और हम लोग बाकी ओवरऑल जितने सारे एविडेंसेस हैं सबको ऐसी तरह से वेरीफाई करेंगे। झगड़ा जब हुआ था, मारपीट जब हुई थी, वो सारे लोग तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं। बाकी अगर उसमें और कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। पुलिस ने ब्रजेश के उन दोस्तों से भी पूछताछ की है जो वारदात के वक्त लॉस्ट लेमन्स में मौजूद थे। पुलिस पब में मौजूद सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर पड़ताल कर रही है। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। बिल को लेकर रात करीब 11 बजे झगड़ा हुआ। उसके बाद पुलिस को तो जो लॉस्ट लेमन है उसकी तरफ से इतना नहीं दी गई, बल्कि जो बाउंसर्स और जो स्टाफ था उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। इस कदर पिटाई की कि ब्रजेश राय के अस्पताल के अंदर मौत हो गई। अब पुलिस ने जो ये लॉस्ट लेमन है उसके 16 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। एबीपी न्यूज की टीम देखिए यहाँ पहुंची है, सील कर दिया गया। पूरी पुलिस की तरफ से लॉक है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं वो पुलिस के लिए बेहद अहम एविडेंस हो जाता है। नोएडा के पोश इलाके में हत्या की घटना से लखनऊ में भी सियासी सवाल खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था पर योगी सरकार से सवाल पूछ रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं, जंगल राज चल रहा हो। प्रयागराज में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है। मेरठ में रोड पे सरेआम चाकू से गोद के एक व्यक्ति को मार डाला जाता है। नोएडा के पब में एक लड़का जाता है तो बिल पे झगड़ा होता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। कमाल है, कहीं भी कोई किसी को मार सकता है, कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन परिवार में ब्रजेश की कमी को कौन भर पाएगा, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ वरुण जैन जुड़ रहे हैं और दिव्यांकर मोर्चरी के बाहर मौजूद है। वरुण जैन, मैं आपका पहले रुख करूंगी। देखिए, ये खुला हुआ केस है कि स्टाफ ने मारपीट करी और ब्रजेश की मृत्यु हो गई, लेकिन अब पुलिस का आगे क्या कहना है और ये झगड़ा आखिर हुआ क्यों था? 500 रुपए के लिए झगड़ा हुआ था, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन और क्या ठोस वजह थी?
देखिए, बिल्कुल पुलिस की तफ्तीश अभी इसके अंदर जारी है। 16 लोगों को हिरासत में लिए हैं, 8 की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सूत्र हमारे बता रहे हैं अभी ऐसे कई वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जो तैनात थे वो फरार चल रहे हैं और उनको लेकर पुलिस की जो छापेमारी है वो चल रही है। सेक्टर 39 थाने के अंदर मौजूद हूँ। आप मेरे सामने अंदर जो लॉकअप देख सकते हैं, वहीं पर जो जितने भी 16 लोगों को हिरासत में लिया है उनको यहाँ पर पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। अब तक की जाँच में बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। कोई बहुत ज़्यादा बिल नहीं था, 7 से 8 हज़ार रुपए का टोटल बिल था और उसी में करीब 500-700 रुपए के अमाउंट को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ था। और झगड़े में इस कदर जो वहाँ पर सिक्योरिटी और जो स्टाफ थे उन्होंने पिटाई करी ब्रिजेश की कि उसकी मौत हो गई। तो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। महज 500-700 रुपए के चलते इतने बड़े बार का जो स्टाफ है वो अपने यहाँ पर आए हुए गेस्ट के ऊपर हमला कर देता है, उसकी इस कदर पिटाई करते हैं कि एक शख्स की जान चली जाती है। तो ये जो पहला मामला नहीं है, आपको याद होगा कि गुड़गांव में ऐसे ही बाउंसर्स ने युवकों के साथ बदतमीजी बदसलूकी की थी, उसमें भी एक आदमी की मृत्यु हुई थी। तो ये जो बाउंसर्स के नाम पर जो गुंडागर्दी है इन पब और क्लब्स में, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस की सख्ती की जरूरत है। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। दिव्यांकर मोर्चरी के बाहर मौजूद है जहां पर उनका पार्थिव शरीर। तो चलिए सुर्खियों के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं। नोएडा की एक हाई प्रोफाइल पब में बाउंसर्स की गुंडागर्दी की वजह से एक शख्स की जान चली गई है। जैसे कि हमने आपको बताया था अब से कुछ देर पहले, बिलिंग में सिर्फ 500 रुपए के लिए ये पूरी बहस शुरू हुई, हाथापाई में बदल गई ये बहस और उसके बाद आरोपी बाउंसर्स ने ब्रजेश को इतना मारा कि उसकी इलाज से पहले ही मौत हो गई। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और पब के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम जारी है। मेरी सहयोगी निवेदिता ने ब्रजेश की पत्नी से बात की है। ये वही ब्रजेश जो हाथापाई में पहले घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश जी की पत्नी पूजा जी। मैम, जो भी घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। आपको कैसे जानकारी मिली? क्या आपके पति के साथ जो दोस्त थे उन्होंने बताया? और आपके पति जब गए क्या बोल करके गए थे? बस यही बोल कर गए थे कि आज फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है, लेट हो जाएगा। आपको जानकारी किसने दी कि ये तमाम चीज़ें? किसी ने भी मुझे कोई जानकारी नहीं दी। जब बहुत देर हो गई थी तो मैंने उनको ढूंढना शुरू किया कि 12 बज चुके हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आए। मैम, उनके दोस्त भी उनके साथ थे, फिर भी ऐसी घटना हो गई, क्या कहेंगे आप? फिर दोस्तों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता और जैसे दोस्त मेरे पति के हैं भगवान वैसे दोस्त किसी को भी ना दे। और मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी दोस्त बनाने से पहले या किसी पे भरोसा करने से पहले ब्रजेश की कहानी को याद कर लेना। तो आपको लग रहा है कि उनके दोस्त, आपके पति के दोस्त उन्हें बचा सकते थे? हाँ, बचा सकते थे। आपने भी वो फुटेज देखी होगी, जो झड़प की फुटेज है, उसको आपने देखा तो आपको क्या लगा कि क्या हो सकता था अगर आप वहाँ होती तो, या फिर कुछ अच्छे दोस्त होते? वैसे थी तो अगर कुछ अच्छे और सेंसिबल समझदार दोस्त होते तो बीच बचाव करते तो बात वहीं पे रुक जाती। मैम, आप अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है, क्या आपको लग रहा है कि ठीक है वो? क्योंकि इसमें सच्चाई बाहर नहीं आई है कि मेरे पति को मारा क्यों गया है। ऐसी कौन सी बात की थी मेरे पति ने, या ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनको ऐसे 6 लोगों के सामने पीट कर मार दिया गया और 6 लोग बस देखते रह गए। मैम, इन्हीं दोस्तों ने आपके पति को बुलाया था पार्टी के? हाँ मैम, अभी आप कह रही हैं कि ये जो कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। आप किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? एक ऐसी कार्रवाई जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें मुझे पता चले कि मेरी पति की क्या गलती थी जिसकी वजह से उनको मौत दे दी गई। जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिले। मैम, ये जो रेस्टोरेंट है उसके लिए आप क्या चाहती कि वहाँ के स्टाफ ने इस रेस्टोरेंट को बंद ही कर देना चाहिए? तो आपने सुना पूजा जी को, जो कि अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। मनोदशा उनकी ऐसी है कि अभी पति की मौत हुई है और वो यही चाहती हैं कि जांच हो और ठीक से हो, क्योंकि अभी तक की जो जांच है उससे वो संतुष्ट नहीं है और यही चाहती हैं कि अच्छे से अच्छी तरीके से कार्रवाई हो, रेस्टोरेंट को भी सज़ा मिले, कार्रवाई हो और जो दोस्त हैं उनकी भी बातों पर अब भरोसा नहीं हो रहा है। कैमरा पर्सन CK सिंह के साथ निवेदिता शांडिल, ABP न्यूज़, नोएडा।
तो आपने निवेदिता को सुना। निवेदिता ने बात की ब्रजेश की पत्नी से। उनका यही कहना है कि दोस्तों की जो भूमिका रही उस पर भी बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा क्या कुछ हुआ कि 6 दोस्तों के सामने उनके पति को पीट पीट कर मार डाला गया। मेरे साथ निवेदिता लाइव जुड़ी हुई है, मेरे साथ दिव्यांकर भी जुड़े हुए हैं, मोर्चरी के बाहर है दिव्यांकर। निवेदिता, क्या दोस्तों के साथ, जो कि पत्नी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया और जाहिर सी बात है ये सवाल हमारे मन में भी है कि जब 6-7 दोस्त थे तो ऐसा नौबत कैसे पहुंच गई कि कुछ लोगों ने पीट पीट कर एक लड़के को मार डाला और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। पुलिस ने क्या इन दोस्तों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है? क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, अभी जब हमने जो ब्रजेश राय जी की पत्नी उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि दोस्तों पे मुझे शंका तो नहीं है, लेकिन दोस्तों पे भरोसा भी नहीं है और भगवान ऐसे दोस्त किसी को ना दे, क्योंकि ये लोग खुद बुला करके लेकर के गए थे। और उन्होंने जो सबसे बड़ा एक सवाल उठाया है वो ये है कि जब ये सारी चीज़ें हो गई उसके बाद से किसी ने भी इन्हें फ़ोन नहीं किया, यानी कि पत्नी को किसी ने फ़ोन करके बताया नहीं कि ये तमाम घटनाएँ हो चुकी हैं, अभी हम घर पर मौजूद हैं, घर पर मातम पसरा हुआ है, पत्नी का हाल बेहाल है। उनका यही कहना है कि जब ब्रजेश को आने में लेट हुआ, देर होने लगी, तब जा करके उन्होंने खुद ढूंढना शुरू किया। उन्हें जानकारी दोस्तों की तरफ से नहीं दी गई थी और यही कारण है कि ब्रजेश की पत्नी का यही कहना है कि जांच से वो संतुष्ट नहीं है। ब्रजेश के परिवार में और कौन-कौन है जो अभी तक कारण बता रही हैं? पूजा जी का यही कहना है कि हम उस जो कारण है उससे संतुष्ट नहीं है, हमें पता है कुछ और कारण रहा होगा और इसीलिए जांच की वो दोबारा मांग कर रही है और साथ ही साथ मांग कर रही कि जो रेस्टोरेंट है उस पर कार्रवाई हो और यहाँ तक अपने दर्शकों को हमने सुनवाया। उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है? मेरा सवाल ये है, छोटा सा जवाब, परिवार में और कौन कौन है? दुखे हुए हैं। पूजा राय जो उनकी हालत ठीक है, मैं दिव्यांकर का रुख करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि शायद निवेदिता तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। दिव्यांकर, इस समय क्या स्टेटस है? कितनी देर में पोस्टमार्टम होकर जो पार्थिव शरीर है उसको परिवार को सौंप दिया जाएगा? क्या जानकारी है आपके पास? जी, अभी मैं मोर्चरी के बाहर ही मौजूद हूं और जो जानकारी अभी तक सामने हमारे सामने आ पाई है उसमें परिवार को जो बॉडी है वो सौंप दी गई है और उनके भाई जो है शिवेश राय जिनका नाम है, उन्होंने खुद उस पेज पर साइन करके और बॉडी अपने उसमें ले ली है और बॉडी को एम्बुलेंस में रखवा दिया गया है। और जहां तक परिवार की बात है, परिवार के सदस्यों में से उनके जो जीजा हैं जिनका नाम राजीव है, वो आज सुबह सुबह ही कलकत्ता से वापस आए हैं और सबसे पहले वही यहाँ पर मोर्चरी में यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे थे और उसके बाद फिर उनके भाई जो बेंगलोर में हैं और एयरफोर्स ऑफिसर हैं, वो उसके बाद दोपहर के समय अभी दोपहर बाद तक आए हैं और उन्हीं के हवाले बॉडी की गई है। और जहाँ तक जानकारी जो मिल पा रही है उसमें जो ब्रजेश का शव है उसको सीधे यहाँ से बिहार लेके जाया जाएगा। और परिवार के सदस्यों की बात करें तो ब्रजेश के परिवार में उनके माता पिता हैं और उनके 2 भाई और 2 बहनें भी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांकर इस पूरे अपडेट के लिए। इस तरीके से हत्या होना परिवार के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट जाना है। बिहार की बात करेंगे क्योंकि आगे जो बड़ी खबर है वो बिहार से। बिहार में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा होगी और जल्दी फैसला लिया जाएगा। तो बिहार में जल्दी डिप्टी सीएम ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होगा। तो बुलेटिन में जैसा कि हम बिहार की खबर आपको बता रहे थे और एक और बात भी हम आपको बता दें कि 22 अप्रैल को राबड़ी निवास में हुई इफ्तार पार्टी की जो तस्वीरें सामने आई, खूब छाई रही सोशल मीडिया पर, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा भी हुआ जिससे लालू परिवार सवालों के घेरे में आ गया। क्या है तेज प्रताप यादव के इस्तीफे के पीछे की कहानी? हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखिए। 22 अप्रैल 2022, एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और दूसरी तरफ लालू के 2 लाल तेज प्रताप और तेजस्वी। मौका था राबड़ी निवास पर इफ्तार पार्टी का। इन तस्वीरों ने बिहार की नई सियासी अटकलों को हवा दी। सरकार बनाएंगे, खेल होगा, ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश जी से। लेकिन अब इसी इफ्तार पार्टी से जो दूसरी खबर सामने आई है उससे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खास क्रिमिनल एक खास व्यक्ति का नाम लेकर बोला गया कि मैं उससे गोली मरवाऊंगा। मैंने कहा 10 मिनट के अंदर हमको गोली मार दीजिए, 10 दिन का समय मत लीजिए। उसके बाद गर्दन पकड़ के हमें रूम में बंद करके 10 सर्कुलर रोड पर हमें मारा गया है, पीटा गया है। नेता तेजस्वी यादव जी के बारे में अपशब्द का प्रयोग किया गया है।
तेज प्रताप जी ने मारा। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप पर ये आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि आरजेडी कार्यकर्ता रामराज यादव है। जिन तेज प्रताप यादव पर आरजेडी कार्यकर्ता से मारपीट का आरोप लगा है, उन्होंने इस मामले पर सफाई तो नहीं दी, लेकिन उनके ट्वीट से साफ है कि वो इमोशनल दाव खेल रहे हैं। उन्होंने लिखा, मैंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। तेज प्रताप लालू यादव के नक्शे कदम पर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन रामराज के आरोप हैं कि तेज प्रताप ने लालू यादव पर भी अभद्र टिप्पणी की। हमारे बहुत से ऐसे नेता लालू जी के बारे में गलत बोले, उन्होंने बोला है, बहुत गलत बात बोला है, जो कि मैं कैमरा पे नहीं बता सकता हूं आपको। रामराज यादव का दावा है कि 22 अप्रैल की घटना की शिकायत उन्होंने तेजस्वी समेत पार्टी के कई नेताओं से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और संकट अब उनकी जान पर आ चुका है। मैंने अपने राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू को भी इसको इन्फॉर्मेशन करने का काम किया गया, मगर आज 3 दिन हो गया इस पर इन्होंने किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी पदाधिकारी ने, किसी नेतृत्व ने संज्ञान लेने का काम नहीं किया। हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा मुहैया करा जाए। हमारी जान को पूरा खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है, धमकी मिल रहा है। तेज प्रताप के ताजा विवाद पर जब उनके भाई और बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने जानकारी होने से इनकार कर दिया। क्या मामला है, हम लोग देख लेते हैं क्या मामला है, हमको तो आप लोग जानकारी दे रहे हैं। जिन जेडीयू के साथ आरजेडी सत्ता में वापसी के सपने सजो रही थी, वही जेडीयू अब तेज प्रताप के बहाने तेजस्वी से सवाल पूछ रही है। हिम्मत है तो कार्रवाई कीजिए, अन्यथा आगे से, आज के बाद से कानून व्यवस्था पे बोलने का हिम्मत मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो ये स्पष्ट होगा कि आप अपने परिवार और अपने पार्टी के लिए अलग कानून रखते हैं और विपक्ष के लिए अलग कानून रखते हैं। ये पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव ने लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ाई हों। 2018 में राजनीति से संन्यास का ऐलान किया, फिर पलटी मारी। 2019 में लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर सारण सीट से राबड़ी को चुनाव लड़ाने की मांग की। 2021 में तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। 2021 उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान किया। जिन इफ्तार की तस्वीरों में लालू परिवार अपने राजनीतिक विरोधियों के करीब दिख रहा था, अब उसी इफ्तार पार्टी में आरजेडी कार्यकर्ता से मारपीट के आरोप में तेज प्रताप सवालों के घेरे में है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या आरजेडी तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई करेगी। तो फिलहाल मातृभूमि में एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।